दोस्तों हाल ही में मैंने 10 हवर्स नाम की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लाया राजा कालिया पेरुमल जी ने और IMDb पर मिले हैं इस फिल्म को 8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट मूवी लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हमें सिलरम नाम के गांव के पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। वहां पर एक पति पत्नी आकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पुलिस स्टेशन में एक कैस्ट्रो नाम का पुलिस ऑफिसर होता है और वो इस केस को अपने हाथ में लेकर छानबीन शुरू कर देता है। सबसे पहले यहाँ पर कैस्ट्रो उस लड़की का नंबर हासिल करके उसे ट्रैक करने के लिए कहता है ताकि उस लड़की का लोकेशन पता चल सके और फिर ये बात पता करके लास्ट लोकेशन जहाँ सिग्नल कट हुआ था वहां पर जाने लगता है। अब वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि एक स्ट्रीट लाइट टूटी हुई है और उसी के नीचे बहुत सारे कीड़े भी पड़े थे। वह आसपास देखने पर पता चलता है कि एक घर की लाइट अभी भी ऑन थी। दरअसल रात का समय होता है और काफी सारे लोग सो चुके थे, लेकिन उस एरिया में सिर्फ उसी घर की लाइट ऑन थी और उस घर के सामने भी काफी सारे कीड़े पड़े होते हैं। अब उस घर के अंदर जाकर चेक करने पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिसेंटली इस घर का एसी ऑन करके ऑफ किया गया था। इन सारी चीजों को देखने के बाद कैस्ट्रो अंदाजा लगाता है कि यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ होगा। शायद वो मिसिंग हुई लड़की इस रास्ते से गुजर रही होगी। उसी वक्त कुछ लोग यहाँ पर आकर उस लड़की के ऊपर कीड़े डाल दिए होंगे, जिससे डरकर वो लड़की चीखने चिल्लाने लगी और शायद इस घर की औरत बाहर आकर उस लड़की को अंदर ले गई होगी उस लड़की के कपड़े चेंज करवाने के लिए और इस तरह से उस लड़की का किडनैप हुआ होगा। अब ऑफिसर कैस्ट्रो की बातें सुनने के बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर कैस्ट्रो से कहता है कि सर आप इतना एग्जैक्टली कैसे कह सकते हैं। कैस्ट्रो कहता है कि इस एरिया में स्ट्रीट लाइट टूटी है, उसके नीचे काफी सारे कीड़े हैं और जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ उसी घर की लाइट चालू है, तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि यहाँ पर हमारे आने से पहले ही उन लोगों ने वो घर खाली कर दिया था। मतलब कि ये सब कुछ पक्का प्लानिंग करके उस लड़की को किडनैप किया गया है। चलो हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इस तरह से कैस्ट्रो तुरंत ही वॉकी टॉकी के जरिए अपने सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर देता है। तो उसी तरह से सभी पुलिस वाले चेक पोस्ट पर सारी गाड़ियों की चेकिंग करने लगते हैं। तो उसी दरमियान में उस रास्ते से ब्लू कलर की एक ओमनी कार गुजरने लगती है। पुलिस वाले उस गाड़ी को रोककर उसकी चेकिंग करने लगते हैं और दोस्तों शॉकिंगली किडनैप हुई लड़की उसी गाड़ी में होती है। अब जब तक पुलिस वाले यहाँ पर कुछ करते, गाड़ी के अंदर बैठे लोग उन 3-4 कांस्टेबल को गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ये खबर कैस्ट्रो को पता चलती है वो तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंचता है। तो सच में दोस्तों उन लोगों ने 3 कांस्टेबल को मार दिया था। वहां छानबीन करने के बाद कैस्ट्रो ये ऑब्जर्व करता है कि वहां का बैरियर गेट ब्लू कलर से पेंट किया गया था। तो कैस्ट्रो फटाफट से आगे के चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर देता है कि अगर वहां से ब्लू कलर की कोई भी गाड़ी गुजरेगी तो उसे तुरंत ही रोक देना। लेकिन फिर कैस्ट्रो को यह बात पता चलती है कि ऐसी गाड़ी अभी तक यहाँ से नहीं गुजरी। तो फिर कैस्ट्रो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और सोचता है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो गाड़ी अभी तक आगे आने वाले चेक पोस्ट पर नहीं पहुंची या फिर उन लोगों ने जरूर कोई ना कोई शॉर्टकट लिया होगा और शायद वो शॉर्टकट हाईवे से कनेक्ट होता होगा। तो कैस्ट्रो भी अपनी गाड़ी लेकर फटाफट से उसी रूट से जाने लगता है। गाड़ी फास्ट चलाते हुए थोड़ा दूर आने पर उन्हें ब्लू कलर की ओमनी गाड़ी नजर आती है, इसलिए ये लोग तुरंत ही उस गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं और थोड़ा दूर आने के बाद वो गाड़ी कहीं पर आकर रुक जाती है। अंदर देखने पर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। जब पुलिस उन लोगों को आसपास ढूंढने लगती है तो तभी अचानक वो गुंडे कैस्ट्रो के ऊपर हमला करने लगते हैं। कैस्ट्रो और उन गुंडों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है, लेकिन कैस्ट्रो उन लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करता है और बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो बताते हैं कि सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारे पास वो लड़की नहीं है। किसी ने हमें सुपारी दी थी कि उस लड़की को किडनैप करना है, बस हमने उस लड़की को किडनैप किया और उसे सौंप दिया है। कैस्ट्रो कहता है कि तुमने किडनैपिंग के समय हमारे 3 कांस्टेबल को मार दिया, इसलिए तुम लोगों को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हुए पेट्रोल डालकर उन सभी गुंडों को जला देता है। इस तरह से वो किडनैपिंग करने वाले गुंडे वहां पर मर जाते हैं। उसके बाद कैस्ट्रो फिर से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है कि कहां से इन लोगों ने उस लड़की को पिकअप किया होगा और अब वो लड़की कहां पर हो सकती है। तो तभी यहाँ दूसरी तरफ चेन्नई से कोयम्बतूर जाने वाली बस में जीवा नाम का एक लड़का कंट्रोल रूम में फोन करके बताता है कि सर चेन्नई से कोयम्बतूर जाने वाली बस में एक आदमी किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। इस तरह से उस गाड़ी के कुछ और भी डिटेल्स बताने लगता है, लेकिन तभी अचानक किसी वजह से जीवा का फोन कट हो जाता है। अब यहाँ पर कंट्रोल रूम वाले तुरंत ये खबर कैस्ट्रो को बता देते हैं। कैस्ट्रो यही समझ लेता है कि जिसका मतलब ये है कि ये लोग जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो लड़की उस बस में होगी। तो तुरंत ही ये लोग उस बस को फॉलो करने लगते हैं। मतलब कि वो बस जाते वक्त किसी चेक पोस्ट पर आने वाली होती है।
लेकिन उस बस से पहले ही कैस्ट्रो वहां पर जाकर उस बस का इंतजार करने लगता है। उस बस के आते ही वो तुरंत ही उसे रोक देता है। कैस्ट्रो बस के अंदर जाकर देखता है तो सारे पैसेंजर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। दरअसल यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि बस के अंदर एक पैसेंजर की मौत हो चुकी थी। मतलब कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। और दोस्तों उसी बंदे का नाम होता है जीवा, जिसने कंट्रोल रूम में कॉल करके ये जानकारी दी थी कि एक लड़के के साथ गलत काम हो रहा है। अब उस बस में जीवा की गर्लफ्रेंड भी मौजूद होती है, जिसका नाम होता है दिव्या। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि पैसेंजर में से किसी को या फिर दिव्या को भी उस जीवा की मौत कैसे हुई ये पता नहीं था। तो इस मर्डर के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस वाले सारे पैसेंजर को तुरंत ही पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, ताकि उनसे एक एक करके इंक्वायरी कर सके। पहले तो वो सारे पैसेंजर का फोन जब्त कर लेते हैं, उन फोन को चेकिंग करने लगते हैं। और इसी चेकिंग करने के दौरान ये बात पता चलती है कि वो मरा हुआ बंदा जीवा है और उसने कंट्रोल रूम में कॉल किया था। कैस्ट्रो सोचने लगता है कि इसका मतलब यह है कि वो मरा हुआ बंदा जीवा उस मिसिंग लड़की के बारे में कुछ न कुछ जानता था। तो आखिरकार क्या कनेक्शन हो सकता है, किसी भी तरह से यह पता करना ही पड़ेगा। और उसी तरह से जीवा को मारने वाला भी बंदा इसी बस में मौजूद है। इसलिए सबसे पहले कैस्ट्रो ड्राइवर और कंडक्टर को बुलाकर उनसे पूछताछ करता है। पूछने लगता है कि पैसेंजर की लिस्ट में से जेनी नाम की लड़की का नाम मार्क क्यों किया गया है। कंडक्टर कहने लगता है कि सर हमारी ये बस एक्चुअली आधा घंटा लेट स्टार्ट हुई थी, 8:30 बजे, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की वहां पर नहीं आई। जब मैंने उससे कॉल किया तब उसने मुझे कहा कि आप मुझे किसी दूसरे स्टॉप पर पिकअप कर लीजिए, मैं वहां पर आ जाती हूँ। तो बस थोड़ा आगे जाने के बाद जननी का इंतजार करने लगी, लेकिन वहां पर भी जननी बस में नहीं आई। इसलिए मैंने उस लड़की जननी का नाम मार्क कर लिया था। उसके बाद कैस्ट्रो और भी कुछ पैसेंजर से पूछताछ करता है। एक लेडी डॉक्टर से इंक्वायरी करता है कि क्या आपने इस बस में ट्रेवल करते हुए कुछ अजीब सा महसूस किया। तो वो लेडी डॉक्टर बताने लगती है कि जी हाँ सर, जब मैं इस बस में आई थी तब उस वक्त जीवा और कंडक्टर के बीच में हाथापाई हो रही थी। उनके बीच में झगड़ा हो रहा था, क्योंकि इस बस में जो एक प्रेग्नेंट औरत थी उसकी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उसने वॉमिटिंग कर दी थी, और इसी वजह से वो कंडक्टर प्रेग्नेंट औरत को डांट रहा था। तो जीवा को ये बात सही नहीं लगी और जीवा उसे डांटने लगा, उस कंडक्टर को मारने पीटने लगा। इसलिए फिलहाल मुझे भी उस कंडक्टर के ऊपर ही शक है। अब कैस्ट्रो यही बात उस कंडक्टर से पूछने पर वो बताता है कि सर ये बात तो सच है कि मेरा और उस लड़के का झगड़ा हुआ था। पहले तो उसने मुझ पर हमला किया, फिर उस लेडी डॉक्टर ने मेरी मरहम पट्टी की और उसके बाद मैं अपने केबिन में जाकर सो गया। अब दोस्तों यहाँ थोड़ी देर के बाद फॉरेंसिक वाले कैस्ट्रो को कॉल करके बताते हैं कि सर उस जीवा के गले में किसी ने स्टैब करके उसे मार दिया, और बस में जो वेपन मिला था ना, हमने सारे पैसेंजर के फिंगरप्रिंट से उसे मैच करके देखा, तो उस वेपन के ऊपर गुरु नाम के एक बंदे के फिंगरप्रिंट्स मौजूद है। तो उसके बाद क्या था, कैस्ट्रो उस गुरु को पकड़कर उसे मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ तुमने उस जीवा को क्यों मारा, चाकू के ऊपर तो तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। तो अब यहाँ पर गुरु कैस्ट्रो को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगता है। दरअसल एक दिन जीवा और उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या ये किसी होटल पर गए थे। अब खाना पीना खाने के बाद जब दिव्या वॉशरूम पर जाती है तो उस वॉशरूम के अंदर दिव्या को एक फोन मिलता है। अब दिव्या उस फोन को लेकर ये सारी बात जीवा को बताती है कि किसी ने बाथरूम के अंदर इस फोन को छुपा दिया था ताकि वो लड़कियों की गंदी वीडियो बना सके। अब जीवा वो फोन लेकर होटल के मैनेजर के पास जाता है और उसके साथ झगड़ा करने लगता है। अब वहाँ का एक बंदा इस फोन को देखकर कहता है कि अरे ये फोन तो गुरु का है। दरअसल दोस्तों गुरु उस होटल में काम करता था। अब ये जानने के बाद जीवा उस गुरु को बुलाकर उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है, और गुरु की इस घटिया हरकत की वजह से उसका मैनेजर उसे जॉब से भी निकाल देता है। लेकिन इस वजह से गुरु बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो ठान लेता है कि किसी भी तरह से उस जीवा से बदला लेकर ही रहेगा। तो जब गुरु ने जीवा और दिव्या को उस बस के अंदर जाते हुए देखा तो गुरु भी चाकू लेकर उसी बस में चढ़ गया उस जीवा को मारने के लिए। उसके बाद जब सारे पैसेंजर सो रहे होते हैं तो उस वक्त गुरु जीवा के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि ऑलरेडी जीवा को किसी ने मार दिया है। यह देखकर गुरु के तो होश उड़ जाते हैं। जब तक वो वापस अपनी सीट पर आता उसी वक्त पुलिस वालों ने इस बस को रोक दिया था, तो इसलिए घबराहट से वो चाकू भी उसके हाथ से नीचे गिर गई थी। सो गुरु यहाँ पर कैस्ट्रो को कहने लगता है कि सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने जीवा को नहीं मारा है। मैं उसे मारने के लिए गया था लेकिन उसकी मौत तो पहले से हो चुकी थी। कैस्ट्रो पूछता है कि क्या उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास थी। गुरु कहने लगता है कि नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड उसके बगल में नहीं बैठी थी। उसके बाद कैस्ट्रो जीवा की गर्लफ्रेंड दिव्या को बुलाकर पूछने लगता है कि जीवा और तुम्हारी सीट तो अगल बगल में ही थी ना, इसके बावजूद भी तुम जीवा के बगल में क्यों नहीं बैठी। दिव्या बताने लगती है कि एक्चुअली सर उस बस में जो प्रेग्नेंट औरत थी वो अकेली बैठकर रो रही थी। मतलब कंडक्टर ने उस औरत को डांटा था ना, इसलिए। और उस औरत की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसको दिलासा देने के लिए मैं उसके पास जाकर बैठ गई और वहीं पर सो भी गई थी। और बस रुकने के बाद मुझे पता चला कि किसी ने जीवा को मार दिया है। अब यहाँ पर सारे लोगों के स्टेटमेंट सुनने के बाद कैस्ट्रो को कुछ समझ नहीं आता
कि आखिरकार जीवा को किसने मारा होगा। कैस्ट्रो दोबारा से ड्राइवर और कंडक्टर को बुलाकर पूछने लगता है कि क्या यह बस हाईवे के दरमियान कहीं पर रुकी थी, शायद वहां से कोई बस के अंदर चढ़ा हो जबकि उस दौरान पैसेंजर सो रहे हो। ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं कि नहीं सर, शहर के अलावा ये बस कहीं पर भी नहीं रुकती। अगर हम इस बस को कहीं पर रुकाते हैं तो तुरंत ही हमें फोन आ जाता है, क्योंकि ये बात हमारे मालिक को भी पता चल जाती है कि बस कहाँ पर रुकी है, क्योंकि बसेस में जीपीएस ट्रैकर मौजूद होते हैं। कैस्ट्रो दोबारा से यही सोचने लगता है कि बस बीच में कहीं पर भी नहीं रुकी थी और पैसेंजर से पूछने के बावजूद भी कोई भी सुराग नहीं मिला था, तो आखिरकार इस बस में हुआ क्या होगा। अब उसके बाद कैस्ट्रो चेक पोस्ट और टोल नाके पर जो सीसीटीवी कैमरास लगाए होते हैं वो सारे कैमरास को अच्छी तरीके से देखने लगता है। उन्हीं में से कुछ फुटेज को देखते वक्त कैस्ट्रो को एक छोटा सा क्लू मिलता है, मतलब कि टोल गेट के पार होने के बाद एक बंदा बस के अंदर चढ़ा था। उसके बाद कैस्ट्रो सारे लोगों के फोन सुने वापस कर देता है और उन्हें अपने फैमिली को कॉल करके बताने के लिए कहता है। सारे लोग अपने अपने फोन ले लेते हैं और अपने फैमिली को कॉल करते हैं, बताते हैं कि बस में किसी की हत्या हुई है और हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं, इसलिए घर आने में थोड़ा देर होगा। लेकिन उनमें से एक पैसेंजर होता है जो अपने फैमिली को कॉल नहीं करता। ये देखकर कैस्ट्रो को कंफर्म हो जाता है कि इसी बंदे ने जीवा को मारा होगा। उसके बाद कैस्ट्रो सारे पैसेंजर से कहता है कि ठीक है, आप जा सकते हो, हमने असली हत्यारे को ढूंढ लिया है। तो सारे पैसेंजर वहां से जाने लगते हैं सिवाय ड्राइवर और कंडक्टर के। और दोस्तों यहाँ पर हमें शॉकिंग बात पता चलती है कि उस ड्राइवर ने ही जीवा को मारा था। लेकिन कैस्ट्रो को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बिना बस को रोके हुए ड्राइवर ने जीवा को कैसे मारा होगा। तो यहाँ से कहानी जाती है थोड़ी सी फ्लैशबैक में। दरअसल दोस्तों, जैसे कि ये बस आधा घंटा लेट थी, लेकिन जननी नाम की लड़की ने अगले बस स्टॉप पर बस को रोकने के लिए कहा था। वो दूसरे स्टॉप से बस को पिकअप कर लेगी। इस तरह से वो उस जगह पर पहुंचकर बस का इंतजार करने लगती है। लेकिन दोस्तों, वो बस वहां पर आकर उसके पास रुकती नहीं, वो आगे चले जाती है। इसलिए जननी उस बस का पीछा करते हुए उसे एक जगह पर रोक देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में जननी एक रिपोर्टर होती है, लेकिन अंदर जाकर देखने पर वहां पर एक भी पैसेंजर मौजूद नहीं था, बस एक बड़ा सा बक्सा होता है। अब जब तक जननी को कुछ समझ आता तभी उसी वक्त कंडक्टर उसके सर पर वार कर देता है, जिससे कि जननी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। और दोस्तों, शॉकिंग बात यह होती है कि एक्चुअली इस बस का ओनर एक ही नंबर प्लेट से दो बसेस को चलाता है। एक बस में पैसेंजर होते हैं और दूसरे बस में जननी होती है। अब जननी उस पैसेंजर वाली बस में चढ़ने के बजाय गलती से इस बस में आ गई थी। अब इस बस के अंदर कंडक्टर जननी के हाथ पैर बांधकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। और दोस्तों, इस बस का ओनर दूसरे बस के जरिए कुछ इलीगल काम करता है और पुलिस वालों को शक न हो, इसलिए वो दो बस को आगे पीछे ट्रेवल करते हुए चलाता है। दरअसल उन लोगों ने इनमें से एक बस को जानबूझकर आधा घंटा लेट किया था, तो इसी दरमियान में एक ही रास्ते पर ये दोनों बस अगल बगल से जाने लगे। अब जीवा की सीट विंडो के पास होने की वजह से उसी वक्त जीवा उस दूसरे बस में लड़की को देखता है जिसके साथ अत्याचार हो रहा था। अब ये देखकर जीवा तो हैरान हो जाता है। तुरंत ही ड्राइवर के पास जाकर कहने लगता है कि ड्राइवर, तुम तुरंत ही उस आगे के बस को ओवरटेक करो, उस बस के अंदर एक लड़की की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना ही होगा। अब उसे कहाँ पता था कि ये दोनों ड्राइवर और कंडक्टर ये दोनों ही एक ही टीम के मेंबर होते हैं। ड्राइवर जीवा से कहने लगता है कि अरे सर, वो बस देखो कितने स्पीड से जा रही है और हमारे बस में काफी सारे पैसेंजर है, मुझे तो उन पैसेंजर का ख्याल रखना पड़ेगा ना, मैं ऐसे उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तो फिर जीवा ठीक है ऐसा कहता है और वो तुरंत ही कंट्रोल रूम फोन करके इस कंप्लेंट को बताता है कि चेन्नई से कोयम्बतूर जाने वाली बस के अंदर एक लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है। इस तरह से वो उस बस का नंबर, ड्राइवर का नाम, ये सब कुछ डिटेल्स बताने लगता है। लेकिन तभी उसी वक्त उसके फोन की चार्जिंग खत्म होने की वजह से उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ड्राइवर कहता है कि आपने सब कुछ पुलिस को बता दिया ना, अब आगे सब कुछ पुलिस देख लेगी। इस तरह से उसे पानी देकर जीवा को रेस्ट करने के लिए कहता है। दरअसल दोस्तों, ड्राइवर ने उस पानी के अंदर नींद की बहुत सारी गोलियां मिला दी थी, तो पानी पीने के बाद जीवा को जबरदस्त तरीके से नींद आती है और वो अपनी सीट पर जाकर सो जाता है। उसके बाद ये ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को फोन करके डांटने लगता है कि तुमने क्यों उस लड़की को अपने बस के अंदर लिया। जब वो कंडक्टर उस लड़की को टॉर्चर कर रहा था तो हमारे बस में बैठे हुए एक पैसेंजर ने ये चीज देख ली और अब उसने ये सारी बातें पुलिस को भी बता दी है। तो वो ड्राइवर बताने लगता है कि दरअसल भाई, ये लड़की तुम्हारे बस में आने वाली थी, अब हमारे बस आगे जाने लगी तब उस लड़की को लगा कि यही उसकी बस है और वो हमारे बस के अंदर चढ़ गई। उसके बाद हमें पता चला कि ये प्रेस रिपोर्टर है, वो हमें धमकाने लगी कि आपने पैसेंजर के रोकने के बावजूद भी बस को नहीं रुकाया, इसलिए मैं तुम लोगों के खिलाफ अखबार में न्यूज छापूंगी। इसलिए उन लोगों ने उस लड़की को मारपीट कर वही अंदर बेहोश कर दिया। अब ये ड्राइवर कहता है कि तुम लोग उस लड़की को बस के बाहर फेंक दो और जब तक मैं ना कहूँ लूट गेट को क्रॉस मत करना। अब उसके बाद ये ड्राइवर अपने बॉस को कॉल करके सारी बात बताता है। उस बस का ओनर कहने लगता है कि तुम अपनी बस का एक्सीडेंट करवा दो। ड्राइवर कहता है कि भाई, इसमें तो काफी सारे पैसेंजर मौजूद है। तो फिर ओनर कहता है कि ऐसा करो, उस बंदे को मार दो जिसने ये चीज देखी है। उस दूसरी बस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है
जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो अब यहाँ पर यह ड्राइवर यही सोचने लगता है कि बिना बस को रुकाए वो जीवा को कैसे मारेगा। तो ये ड्राइवर दूसरे बस ड्राइवर को फोन करके कहता है कि तुम्हारे बस के अंदर जो कंडक्टर है ना, उसे हमारे बस पर भेज दो और बस को कहीं पर भी मत रुकाना। इस तरह से ये बस ड्राइवर अपने बस को दूसरे रूट से ले जाने लगता है। एक जगह पर आकर बस को स्लो डाउन करता है और तभी वो दूसरा कंडक्टर फटाफट से इस बस के अंदर चढ़ जाता है। अब एक बंदा तो ड्राइविंग कर रहा होता है और दूसरा ड्राइवर तो चोरी छुप के उस जीवा के पास जाकर उसके गले पर स्टैब करके उसे मार देता है। और नींद की गोलियों का पानी पीने की वजह से जीवा को उसकी मौत का पता ही नहीं चलता। अब उसके थोड़ी देर बाद में पुलिस वाले इस बस को रुकाते हैं क्योंकि जीवा ने थोड़ी देर पहले कंट्रोल रूम में कॉल किया था। अब यहाँ प्रेजेंट में कैस्ट्रो उन लोगों से पूछने लगता है कि तुम लोग इतना रिस्क लेकर उस बस के अंदर से क्या लेकर जा रहे हो, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज है उस बस के अंदर। अब दोस्तों ये बात तो उन लोगों को भी पता नहीं होती। उसके बाद कैस्ट्रो उस बस ओनर को ट्रैक करके उसे पकड़ने के लिए वहां पर जाता है और उसी जगह पर वो किडनैपिंग की हुई लड़की भी होती है। अब यहाँ पर कैस्ट्रो एक जबरदस्त फाइटिंग करता है। उन लोगों को मारने पीटने के बाद उस लड़की की जान भी बचा लेता है। और दोस्तों फिर हमें यहाँ पर इस कहानी की असली सच्चाई बताई जाती है। दरअसल दोस्तों वो मिसिंग हुई लड़की और कोई नहीं बल्कि इलेक्शन ऑफिसर की बेटी होती है। जब कैस्ट्रो उस बड़े वाले बक्से को ओपन करके देखता है तब उन्हें पता चलता है कि उस बक्से के अंदर ईवीआई मशीन है। वो इलेक्शन ऑफिसर से कहने लगता है कि सर रिसेंटली मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और तब कुछ लोकल इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो तभी इस इलेक्शन को जीतने के लिए वो बस का ओनर इसी इलेक्शन ऑफिसर के बेटे को किडनैप करके दूसरे एवीआई मशीन को उस असली मशीन से रिप्लेस कर देता है। तो ये सब कुछ जानने के बाद कैस्ट्रो उस बस ओनर से कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग पहले से आम आदमी को डरा धमका कर उनका हक छीन रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और पब्लिक के पास उनका जो एक हथियार होता है वोट का, उस वोट को तुम बदल कर उनका ये भी हक छीनना चाहते हो। तुम लोग तो इस दुनिया में रहने के लायक भी नहीं हो। ऐसा कहकर कैस्ट्रो उनका एनकाउंटर करके उन्हें मार देता है। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।